हेलो, मेरा नाम अनुज है। यह फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास का लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास होते क्या हैं। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज हम फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रिकॉल करवा देते हैं कि फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन होते हैं। तो जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। और बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास कब यूज किया जाता है? बोर्ड मास तब यूज किया जाता है जब कोई एक्सप्रेशन हमको दिया जाए। एक्सप्रेशन में ब्रैकेट के अंदर कुछ इंटीजर, डेसिमल, उनका सम, प्रोडक्ट, डिवीजन एक साथ दिया जाए तो सबसे पहले हम कौन सा टर्म सॉल्व करेंगे? एडिशन वाला पहले ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या डिवाइड करेंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए बोर्ड मास रूल होता है। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले डिवीजन वाला देखते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यह लेक्चर नंबर 3 है। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास से रिलेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? एडिशन ऑफ 147 प्लस 267। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि 147 प्लस 268 का सम ज्ञात हमको करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है उसको लिखेंगे 147। दूसरा नंबर क्या है? 268। एडिशन करना है तो हमको एडिशन का यहाँ साइन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे। 7 प्लस 8 15, रिमाइंडर बचा 1। 6 प्लस 4 10 प्लस 1 रिमाइंडर, तो 11 हो गया। तो रिमाइंडर बचा फिर से 1। 2 प्लस 1 प्लस 1 रिमाइंडर, तो ये जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो हो गया 415। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मल्टीप्लीकेशन विद अ 2 डिजिट नंबर। क्या ज्ञात करना हमको? 53 इंटू 46 कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? सबसे पहले क्या करेंगे? 53 को लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे 46, और क्या करना है हमको? प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट का साइन लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 3 18, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 6 इंटू 5 30, प्लस 1 करेंगे, 1 क्या है? रिमाइंडर, तो ये हो गया 31। अब यहाँ पे हम रिक्त स्थान छोड़ देते हैं खाली, यहाँ डैश लगा देते हैं, यहाँ मतलब कोई नहीं, मीन्स डैश मीन्स मतलब नो एंट्री। ओके, अब क्या करेंगे? 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 3 12, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 लिख देंगे, रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब क्या करेंगे? 4 इंटू 5, तो कितना हो गया? 20, रिमाइंडर कितना था? 1। 20 प्लस 1 इक्वल टू 21। अब क्या करना है? इस डैश को हम 0 भी लिख सकते हैं। ओके, तो इनका एडिशन करेंगे। अब 8 प्लस 0 8, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4 2। तो जो दो नंबर गिवन है 53 एंड 46, उन दोनों को जो प्रोडक्ट है वो हो गया 2438। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन 3465 इज डिवाइडेड बाई 57। तो हमको क्या क्या निकालना है? क्वोशिएंट निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, और क्या है? ये हमको नंबर गिवन है 3465, कितने से डिवाइड करना है? 57 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 57 कितने टाइम्स 346 को डिवाइड करता है, कितने टाइम्स पूरा पूरा भाग जाता है। तो क्या करेंगे? 57 इंटू 6 करेंगे, ये हो गया 6 इंटू 7 42, 42 का 2 लिख लेंगे, और 4 क्या बचेगा हमारा? रिमाइंडर। 6 इंटू 5 करेंगे तो कितना मिला? 30। 30 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना था? 4, तो 30 प्लस 4 इक्वल टू 34। व्हाट एक जो क्वांटिटी हमको गिवन है वो 3465 है। तो 57 का अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमको 342 मिलेगा। अगर हम
57 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 3420। तो इसका डिवाइड करेंगे 57 3465, ये हो जाएगा 60 टाइम्स 3425। अब सब्ट्रैक्शन कर देंगे, हमको मिलेगा 45। तो ये क्या होता है? कोशिएंट। ये क्या है? रिमाइंडर। तो कोशिएंट क्या हो गया? 60, रिमाइंडर कितना हुआ? 45। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सरा हैज 4 रेड बॉल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? सरा हैज 4 रेड बैलून्स एंड 5 blue balloons. She gives away 2 red balloons to her friend. How many balloons does Sarah have now? सरा के पास क्या है? 4 रेड बलून है, 5 ब्लू बलून है। तो उसने क्या किया? 2 बैलून अपनी फ्रेंड्स को दे दिए। अब सरा के पास कितने बैलून बचे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ बैलून्स सरा have. This is equal to 5 blue balloon plus 4 red balloons. This is equal to 9. अब उसने क्या किया है कि 2 बैलून्स अपनी फ्रेंड्स को दे दिए। तो सरा के पास कितने बचे? सरा आफ्टर गिव्स 2 balloons to her friends. सरा के पास कितने बैलून बचेंगे? 9। सरा ने अपनी फ्रेंड्स को कितने दिए बैलून्स? 2। तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 7। तो सरा के पास कितने बैलून्स बचे? 7। एक बार सॉल्यूशन फिर से रिकॉल कराते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सरा के पास 4 रेड बैलून्स हैं, 5 ब्लू बैलून्स हैं। तो सरा के पास कितने टोटल बैलून्स हुए? 4 + 5 = 9। सरा ने जब 2 बैलून्स अपनी फ्रेंड को दे दिए तो क्या हो जाएगा? सरा के पास बैलून कम पड़ जाएंगे। कम पड़ेंगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 9 माइनस 2 कितना हो गया? 7। तो सरा के पास कितने बैलून बचे? 7। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राम इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। इन 5 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 58. हाउ ओल्ड आर राम एंड हिज सन करेंटली? तो प्रॉब्लम में गिवन है कि राम की जो आयु है वो 3 गुनी है उसके पुत्र की आयु से। तो सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं, फिर 1 by 1 जो हमको प्रॉब्लम में कंडीशन गिवन है उनका यूज करके हम राम एंड उसके पुत्र की आयु कैलकुलेट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि राम की जो आयु है वो x है और उसके पुत्र की आयु y है। लेट x बी द एज ऑफ राम एंड y be the age of his son. अब पहली कंडीशन देखते हैं, राम इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो पहली कंडीशन क्या है कि राम की जो आयु है वो 3 times है अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो 3 into पुत्र की आयु कितनी मानी हमने? y। तो क्या मिलेगा इक्वेशन हमको? इक्वेशन नंबर 1 x = 3y। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, इन 5 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 58। 5 साल में राम की आयु एंड उसके पुत्र की आयु का जो योग है वो कितना होगा? 58। तो राम की आयु कितनी थी? x कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो x + 5 प्लस सम ऑफ देयर एजेस मीन राम की आयु 5 साल में प्लस उसके पुत्र की आयु। पुत्र की आयु क्या थी? y। कितने साल में? 5 साल में। तो राम की आयु 5 साल में और उसके पुत्र की आयु 5 साल में, दोनों का आयु कितना दिया? 58। ये क्या हो जाएगा? x + y दिस इज इक्वल टू 48। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 से x = 3y इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर तो क्या मिलेगा हमको? 3y + y दिस इज इक्वल टू 48। दिस इंप्लाइज
4 by this is equal to 48. This implies y is equal to 48 by 4. This implies y is equal to 48 years by 2. तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? तो y इक्वल टू हमको मिलेगा 12 ईयर्स। y क्या माना था? y किसकी आयु थी? उसके पुत्र की, राम के पुत्र की आयु कितनी आ गई? 12 साल। तो राम की आयु कितनी थी? राम एज कितनी थी? x इक्वल टू क्या था? 3y। जब हमको y की वैल्यू पता है तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो गया 3 इंटू 12। तो x की आयु कितनी आ गई? 36। x क्या था? राम की आयु। तो x इक्वल टू 36 आया। इट्स मीन राम की आयु 36 ईयर है और उसके पुत्र की आयु y मानी थी, तो y इक्वल टू हमारा कितना है? 12 ईयर्स। ओके, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ फार्मर हैज अ चिकन एंड काउस इन हिज फील्ड। इफ ही काउंट्स द टोटल ऑफ 50 head and 140 legs, how many chickens and cows does the farmer have? तो प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि एक फार्मर के पास चिकन्स हैं और काऊ हैं, ओके, और टोटल नंबर ऑफ हेड कितने दिए गए हैं? 50 हेड दिए गए, और टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने दिए गए? 140 लेग्स दिए। तो ये पूछा गया प्रॉब्लम में कि हाउ मैनी चिकन्स और काऊ की संख्या कितनी है, या किसान के पास काऊ एंड चिकन्स कितने हैं। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द नंबर ऑफ chickens and y be the number of cows। ठीक है, तो हेड कितने के बने? 50। तो आपको पता ही होगा कि एक काऊ के एक ही हेड होता है, एक चिकन के एक ही हेड होता है। तो क्या पहली कंडीशन हमको मिल गई? x प्लस y दिस इक्वल टू 50। ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या दिया कि जो उनके क्या होता है, काउस और चिकन के जो पैरों की संख्या है उनका कुल योग 140 है। तो आपको पता ही होता है कि 1 chickens have 2 legs and 1 cow have 4 legs। ओके, तो दूसरी इक्वेशन हमको क्या मिली? 2x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू सम ऑफ लेग्स ऑफ काउ एंड चिकन्स आर इक्वल टू 140। ये क्या है? x क्या माना था हमने? नंबर ऑफ चिकन्स। तो 2x क्या है? नंबर ऑफ लेग्स ऑफ चिकन्स, एंड 4y क्या है? नंबर ऑफ लेग्स ऑफ काउ। तो दोनों का सम कितना दिया? 140। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर हमको मिला x प्लस 2y दिस इक्वल टू 70। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू y के टर्म में लिखेंगे, x इक्वल टू 50 माइनस y। तो x की वैल्यू 50 माइनस y आई है, उसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो x की जगह हम क्या रख देंगे? 50 माइनस y प्लस 2y दिस इक्वल टू 70। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 70 माइनस 50। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 20। जब हमको y की वैल्यू पता चल गई तो हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या था? 50 माइनस y इक्वल टू हमारा कितना है? 20। तो 50 माइनस 20 दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 30। x क्या माना था हमने? नंबर ऑफ चिकन्स माने थे, तो नंबर ऑफ चिकन्स कितनी है? 30। और y क्या माना था हमने? नंबर ऑफ काउस। तो काउस कितनी है? 20। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इवेल्युएट द एक्सप्रेशन 7 प्लस 3 इंटू 2। ओके, तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशन है उनको सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है? एक बार आपको फुल फॉर्म लिख देते हैं बोर्ड मास का।
बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मीन्स सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी देखेंगे, फिर अगर डिवीजन का अगर उसमें ऑपरेशन है तो उसको डिवीजन को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन अगर ऑपरेशन है तो उसको मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। तो इस ये जो एक्सप्रेशन गिवन है 7 + 3 × 2, तो इसमें कौन कौन से फंडामेंटल ऑपरेशन हैं? एक ऑपरेशन है फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस है एडिशन जैसे बोलते हैं, और एक है दूसरा मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन नहीं है तो डिवीजन का हम ध्यान ही नहीं देंगे। अब आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे। तो 3 × 2 कितना हो गया? 6। अब इसके बाद लगाएंगे एडिशन वाला, तो 7 + 3 × 2 को हम क्या लिख देंगे? 6। तो 7 + 6 = 13। तो जो एक्सप्रेशन हमको गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 13। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इवेल्युएट द एक्सप्रेशन 4 + 9 / 3 - 2q + 6। इसमें भी बोर्ड मास रूल का यूज करेंगे हम। तो बोर्ड मास में क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट्स देखेंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है अगर सबसे उसके बाद देखेंगे हम कि कोई एक्सपोनेंट टर्म है। एक्सपोनेंट क्या होता है कि एक्सपोनेंट आपको बताते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है? कोई a एंड b, कोई इंटीजर हो या रियल नंबर्स हो। इंटीजर क्या होता है? या कॉम्प्लेक्स नंबर हो। इंटीजर क्या होता है? 0 ± 1 ± 2 ... एंड सो ऑन। तो जैसे a की पावर अगर b किया जाए, a नॉन जीरो हो और b फाइनाइट हो, तो a की पावर b को हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। जैसे a की पावर x, इनको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। या e की पावर x, a की पावर b को हम बोलेंगे एक्सपोनेंट, इनको बोलेंगे a की पावर x एक्सपोनेंट फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले इसमें आपको एक्सपोनेंट दिख रहा है 2q, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2q क्या होता है? 2 बेस है, 3 पावर है, तो क्या करेंगे? 2 × 2 × 2 कितने टाइम? 3 टाइम। ओके, तो ये कितना हो गया? 8। ठीक है, सबसे पहले एक्सपोनेंट को हमने सॉल्व किया, पहली कंडीशन। अब दूसरे क्या करेंगे? बोर्ड मास का अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? डिवीजन। डिवीजन का आपको दिख रहा है कहीं? हाँ, ये डिवीजन का है। तो इसके बाद हम सेकेंड में क्या करेंगे? डिवीजन वाली क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे। तो 9 / 3 दिस इज इक्वल टू 9/3 दिस इज इक्वल टू 3। हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड कंडीशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेशन इसमें नहीं हो रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एडिशन। एडिशन में क्या है? 4 प्लस ये वाली क्वांटिटी माइनस एक्सपोनेंट क्वांटिटी प्लस 6। तो क्या करेंगे? 4 9 / 3 को हम लिख देंगे 3 माइनस 2q को हम लिख देंगे 8 + 6। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एडिशन वाला देंगे, ऐड करना है। तो 4 + 3 कितना हो गया? 7 माइनस 8 + 6। अब इसके बाद भी हमको एडिशन वाला रूल लगाना है। तो 7 + 6 कितना हो गया? 13 माइनस 8। अब सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगाना, ये हो गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो एक्सप्रेशन गिवन है उसका जो फाइनल आंसर होगा वो 5 होगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इवेल्युएट द एक्सप्रेशन 5² - 3 (4 + 6) / 2 × 3 प्लस √81 - 4 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? एक्सपोनेंट टर्म को कैलकुलेट करना होगा। तो 5² क्या हो जाएगा? 5² = 5 × 5। ये 2 टाइम्स क्यों किया? इसकी पावर 2 है, तो ये हो गया 25। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम डिवीजन वाला देखेंगे, क्योंकि बोर्ड मास रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो डिवीजन में क्या है? 6 / 2 दिस इज इक्वल टू 6/2 दिस इज इक्वल टू 3। ओके, तो सबसे पहले हमने इसको फर्स्ट कंपोनेंट को कैलकुलेट किया। हम करेंगे सेकंड कंपोनेंट को कैलकुलेट। तो क्या हो जाएगा? 4 + 6 / 2 दिस इज इक्वल टू 4 +
इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे 3। तो 4 + 3 = कितना हो गया 7। ओके, अब ये हमको पूरे इस टर्म को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 4 + 6 / 2 दिस इज इक्वल टू 7 × 3 दिस इज इक्वल टू 21। अब क्या करना है, हमें एक बार करना है 3 का मल्टीप्लाई, फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 × 4 + 6 / 2 दिस इक्वल टू 3 × 21 दिस इक्वल टू 63। तो जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आई 25, सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आई 63। अब हम क्या करेंगे थर्ड टर्म की वैल्यू निकालेंगे 81। इसको हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 81 को क्या है 81 को ऐसे लिख देंगे, इसकी पावर ये 1/2 लिख देते हैं। इसका जो ये जो सिंबल है इसका मतलब स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। वर्गमूल की मतलब अगर कोई भी नंबर की पावर ये वर्गमूल का आपको साइन दिखे तो इसका मतलब होता है कि वो उस नंबर की पावर कितनी होगी 1/2। तो हम 81 को कितना लिख सकते हैं 9 स्क्वायर 1/2। तो ये हो जाएगा 9 पावर 2 × 1/2 दिस इज इक्वल टू 9। तो ये आ गई है थर्ड टर्म की वैल्यू। अब आता है 4 फैक्टोरियल। तो ये जो सिंबल होता है इसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। इस जो सिंबल का जो यूज है उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे आपको कोई नंबर में आपको जनरल बता दे रहा n फैक्टोरियल आपको कहीं गिवन है, n जहां पे पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 ... एंड सो ऑन। ओके, तो n फैक्टोरियल कितना होता है n n-1 n-2 ... 3 × 2 × 1। ये बीच में ये आपको डॉट है ये प्रोडक्ट है एक्चुअली में। तो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 4 - 1 4 - 2 × 4 - 3। आपको 1 तक ले जाना है, तो 4 - 3 = कितना होता है 1। तो 4 × 3 × 2 × 1 दिस इक्वल टू 24। तो हमको क्या मिला फर्स्ट टर्म की हमको वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, सेकंड टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, थर्ड टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फोर्थ टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे 1 by 1 इन टर्म की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला हमको 25 माइनस सेकंड टर्म की वैल्यू कितना है 63, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आई 9, फोर्थ टर्म की वैल्यू कितना आई 24। तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव वाली क्वांटिटी एक तरफ लिख लेंगे, उनको जो ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 34 माइनस नेगेटिव नेगेटिव क्वांटिटी को एक साथ लिख के जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा हमको 7 6 2 8। तो 34 - 97 दिस इज इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा 53। तो जो प्रॉब्लम नंबर 9 है उसका जो आंसर होगा वो होगा 53। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 पर। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है देव एट 1/4 ऑफ चॉकलेट बार एंड सरा एट 1/2 ऑफ द सेम चॉकलेट बार। हाउ मच ऑफ द चॉकलेट बार इज लेफ्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चॉकलेट है उसका फोर्थ पार्ट देव ने खाया, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट ये हो गया, सपोज ये हो गया आधा, आधे का आधा करेंगे तो 1/4 होता है, ठीक है। यहां से यहां तक कितना होगा 1/2 पार्ट, ठीक है। अब आधे का आधा ये होता है इतना हो गया 1/4 पार्ट। ये देव ने इतने खाया 1/4 पार्ट चॉकलेट का देव ने खाया, ये है चॉकलेट। अब क्या किया ये वाला पार्ट तो देव ने खा लिया, ठीक है। अब सरा ने कितना खाया उसके बाद 1/2 ऑफ सेम चॉकलेट को इसको सरा ने कितना खाया आधा खाया, ठीक है। तो मान लो ये यहां से यहां तक आधा है ना 1/2 पार्ट्स, तो इसको खा लिया है सरा ने, तो सरा ने ये वाला कट कर दिया। तो रिमेनिंग कितना बचा ये वाला पार्ट बचा ना रिमेनिंग पार्ट। तो क्या करेंगे टोटल चॉकलेट का पार्ट कितना होता है 1,
सरा ने कितने खाया 1/2, देव ने कितना खाया 1/4, तो लेफ्ट चॉकलेट कितनी बचेगी दिस इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, तो क्या हो गया 1 माइनस 3/4 दिस इक्वल टू 1/4। तो ये वाला जो पार्ट है आपको ये है लेफ्ट, 1/4 पार्ट चॉकलेट का बचा हुआ है। हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है, अ फैब्रिक स्टोर सेल्स रिबन्स बाय द मीटर, इफ 1 मीटर ऑफ रिबन्स कॉस्ट 3.75 rupees and Ria by 2.4 meters, how much does she spends? तो एक रिबन है, उसको मीटर में, उसका जो मेजरमेंट है वो मीटर में किया जाता है। तो 1 मीटर रिबन की जो कीमत है 3.75 है और रिया ने 2.4 मीटर रिबन खरीदी है, तो रिया के द्वारा कुल कितना खर्चा हुआ। तो एक मीटर रिबन की कॉस्ट क्या हो गया, कितनी गिवन है 3.75 रुपीज। ओके, तो रिया ने कितनी खरीदी 2.4 मीटर रिबन्स खरीदी है, तो क्या हो जाएगा 2.4 मीटर रिबन कॉस्ट, ये हो जाएगी 2.4 इंटू 3.75 दिस इक्वल टू 24 इंटू 375 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। 24 एंड 375 का प्रोडक्ट करने पर हमको मिलता है 9000 इंटू 10 की पावर माइनस 3 दिस इक्वल टू 9000 इंटू 1/1000, तो 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 9 रुपीज। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 क्या है, एन आर्ट टीचर यूजेज 3/5 लीटर ऑफ ब्लू पेंट एंड 2.35 liter of red pants for a class project. If each liter of paint cost 4.20 rupees, how much did she spend in total for the blue and red pants? तो ब्लू पेंट की क्वांटिटी कितनी दे रखी है 3/5 लीटर दे रखी है और रेड पेंट की क्वांटिटी कितनी दे रखी है 2.35 लीटर और ईच लीटर पेंट की जो कॉस्ट है वो 4.20 रुपये पर लीटर है। तो हमको टोटल स्पेंड याद करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि टोटल क्वांटिटी कितनी है पेंट की। तो सॉल्यूशन देखते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंट दिस इज इक्वल टू ब्लू पेंट क्वांटिटी प्लस रेड पेंट क्वांटिटी। तो ब्लू पेंट की क्वांटिटी कितनी है 3/5 लीटर प्लस रेड पेंट की क्वांटिटी कितनी है 2.35 लीटर। तो ये है 3/5 है एक फ्रैक्शन नंबर, 2.35 एक डेसिमल नंबर। तो हम क्या करेंगे 3/5 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3/5 को हम क्या लिखते हैं 0.6 प्लस 2.35 लीटर। ओके, तो 2 डेसिमल नंबर का एडिशन कैसे करेंगे 2.35 को ऐसे लिखेंगे और डेसिमल पॉइंट्स को डेसिमल पॉइंट के नीचे लिखेंगे। ओके, ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या 6, इसके आगे कोई भी अगर आपको नंबर नहीं लिखा है तो हम 0 मान लेंगे। दोनों क्या करना है एडिशन। तो 6 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, डेसिमल पॉइंट अपने स्थान पर 2। तो टोटल पेंट की क्वांटिटी कितनी आई 2.95 लीटर। ओके, अब क्या गिवन है कि 1 लीटर पेंट की जो कॉस्ट है वो 4.20 रुपये है। तो टोटल पेंट कितना आया था 2.95 और 4.20 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला 12.39। तो जो टीचर द्वारा स्पेंड किया गया पैसा 12.39 रुपीज होगा, जो कि ब्लू एंड रेड पेंट को खरीदने के लिए खर्च हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अ नोट बुक कॉस्ट 15 रुपीज इफ इट इज डिस्काउंटेड बाई 10%,
व्हाट इज द सेल प्राइस। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या गिवन है। कॉस्ट प्राइस गिवन है नोटबुक की, कितने रुपए गिवन है, 15 रुपए। तो और डिस्काउंट कितना दिया गया है, 10%। डिस्काउंट इक्वल टू 10%। 10% किसका, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 15, तो 15 ये हो गया 10 इंटू 1/100 इंटू 15, दिस इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल हो गया, 15/10 दिस इक्वल टू 1.5 रुपीज। तो डिस्काउंट रुपी कितना हुआ है, 1.5 रुपीज। तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है, 15 माइनस डिस्काउंट प्राइस कितनी है, 1.5, दिस इज इक्वल टू 13.5 रुपीज। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आफ्टर बीइंग इंक्रीज बाय 15% अ सैलरी बिकम्स 5750 रुपीज, व्हाट वाज द ओरिजिनल सैलरी। तो बोला गया एक इंक्रीमेंट के बाद 15% इंक्रीमेंट के बाद किसी पर्सन की जो सैलरी है वो 5750 रुपए हो गई। तो ओरिजिनल सैलरी हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो क्या सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फाइनल सैलरी कितनी है इसकी, 5750 रुपीज। और हमने मान लिया कि ओरिजिनल सैलरी एक्स है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, जो ओरिजिनल सैलरी है उसके इंक्रीमेंट के बाद जो भी पर्सन है उसकी सैलरी कितनी होगी, 5750। तो ओरिजिनल सैलरी का कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, 15% प्लस ओरिजिनल सैलरी का इंक्रीमेंट कितना हुआ, 15%। और फाइनल रुपीज कितने हुए या फाइनल सैलरी कितनी हुई, 5750। दिस इंप्लाइज 15x/100 प्लस x दिस इक्वल टू 5750। ये क्या हो जाएगा, 115x अपॉन 100 इक्वल टू 5750। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 5750 100 इंटू अपॉन 115। अब हम क्या करेंगे, 5750 को 115 से डिवाइड करेंगे इंटू 100 कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, 115 इंटू अगर 5 किया जाए तो हमको मिलेगा 5 इंटू 5 25 का 5 लिख लिया, 2 रिमाइंडर बचा, 5 1 5, 5 और 2 7 हो गया, 5 1 जा 5। ओके, तो अगर हम 115 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाएगा 575 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 5750। तो 115 ये कट जाएगा 15 टाइम्स, तो x की वैल्यू हमको मिलेगी 50 इंटू 100 दिस इज इक्वल टू 5000। जो भी पर्सन है उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी आ गई, 5000 रुपीज। ओके, अब हम देखते हैं लेक्चर नंबर 3 का लास्ट प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15 क्या, अ प्रोडक्ट प्राइस इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट डिस्काउंटेड बाय 20%। इफ द फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 144 रुपीज, व्हाट वाज द इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस, फाइनल प्राइस दिया है 144 रुपये। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो पहली कंडीशन है कि 20% इंक्रीमेंट हुआ है प्रोडक्ट का। ओके, तो प्रोडक्ट प्राइस क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट प्राइस तो x प्लस x इंटू 20 अपॉन
100 दिस इक्वल टू x प्लस x बाई 5 दिस इक्वल टू 6x बाई 5। 20% इंक्रीमेंट के बाद जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो 6x बाई 5 होगा। ठीक है, अब क्या दूसरी कंडीशन क्या है, जो भी प्राइस आया है उसका 20% डिस्काउंट हुआ है, तो क्या है आफ्टर 20% डिस्काउंट प्राइस कितना है 20% ऑफ 6x बाई 5। ये डिस्काउंट प्राइस कितना हो जाएगा 20/100 इंटू 6x बाई 5 दिस इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल 2 से 5 तो 6x बाई 25। ये हमको मिला डिस्काउंट प्राइस। डिस्काउंट के करने के बाद कितना प्राइस होगा वो प्रोडक्ट का, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर 20% डिस्काउंट ये हो जाएगा 6x बाई 5 माइनस 6x बाई 25। ये क्या है डिस्काउंट प्राइस, तो हमको टोटल प्राइस निकालना है 6x बाई 5। तो ये हो गया हमारा 20% डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना होगा। तो 20% डिस्काउंट के बाद तो फाइनल प्राइस हमको गिवन है 144 रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनी थी 6x बाई 5 माइनस 6x बाई 25 दिस इक्वल टू 144। ओके, तो एलसीएम कितना आएगा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का 25, ये हो जाएगा 30x माइनस 6x दिस इक्वल टू 144। ये हो जाएगा 24x अपॉन 25 दिस इक्वल टू 144। तो x की वैल्यू हमको मिली 144 इंटू 24 इंटू 25 अपॉन 24। तो 24 6 या 144 दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 6 इंटू 25। तो x इक्वल टू 150। जो प्रोडक्ट होगा उसका ओरिजिनल प्राइस कितना होगा 150 रुपीज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।